Good evening students. Good evening. So today I am going to start the new topic. This is the next part. I think part 5. Polysaccharides. Polysaccharides किसे कहते हैं? तो polysaccharides की definition है when a large number of monosaccharide units are joined together by glycosidic bond, then polysaccharide is formed. मतलब इट इज़ द पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स। मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सब आपके जो है मोनोसेक्राइड्स हैं। तो इनको जब लार्ज नंबर में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, द COC बॉन्ड विच ज्वाइंट्स टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स टुगेदर इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पर आपका लार्ज नंबर में जब मोनोसेक्राइड यूनिट्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तब हम लोग उसको कहते हैं पॉलीसेक्राइड। जैसे कुछ एग्जाम्पल पॉलीसेक्राइड्स के, फॉर एग्जाम्पल आपका आता है जैसे स्टार्च है, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एट्सेट्रा, दे आर पॉलीसेक्राइड्स। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एट्सेट्रा, दे आर पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड्स में लार्ज नंबर में मोनोसेक्राइड यूनिट्स जुड़ते हैं। जैसे मोनोसेक्राइड यूनिट का फार्मूला क्या है, n टाइम्स हम ले लें C6H12O5, ये हो गया। तो अगर n टाइम्स है तो इसमें से n-1 टाइम वाटर का लॉस होगा। कल मैंने आपको बताया था कि जैसे 2 मोनोसेक्राइड जुड़ते हैं तो 1 वाटर का लॉस होता है, 3 मोनोसेक्राइड जुड़ते हैं तो 2 वाटर का लॉस होता है। ऐसे अगर n टाइम्स वाटर जुड़ेंगे, मोनोसेक्राइड जुड़ेंगे, ये आपका मोनोसेक्राइड है, n टाइम मोनोसेक्राइड आपका जुड़ेगा तो उसमें n-1 टाइम वाटर का लॉस होगा। तो आपका जब वाटर इसमें से निकलेगा तो क्या बचेगा, कार्बन तो वही रहेगा C6H कितना हो जाएगा 10, H10 हो जाएगा क्योंकि 12 था, यहाँ से 2 निकल गया, और ऑक्सीजन जो है था तुम्हारा कितना था 6 था, तो 6 में से 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो C6H12O6 में C6H10O5, तो H2O कम हो गया क्योंकि यहाँ से निकल गया। अब इसके दोनों तरफ आप इस तरह से बॉन्ड बना देंगे क्योंकि ये पॉलीमर टाइप का है, और यहाँ N लिख देंगे, तो ये जो आएगा दिस इज और पॉलीसेक्राइड। तो ये पॉलीसेक्राइड का जनरल फार्मूला हो गया। तो चाहे स्टार्च का जनरल फार्मूला हो तो भी यही होगा, सेलुलोज का जनरल फार्मूला हो तो भी यही होगा, ग्लाइकोजन का जनरल फार्मूला हो तो भी यही होगा, दैट इज C6H10O5 होल पावर n, और दोनों तरफ बॉन्ड का लेंथनिंग हो रहा है। मतलब ये चेन है, पॉलीमेरिक चेन होती है, एक चेन के रूप में होता है, तो इसलिए जो है इसको दोनों तरफ बॉन्ड दिखा दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि चेन के फॉर्म में दोनों तरफ ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं पॉलीसेक्राइड्स में। पॉलीसेक्राइड्स मैंने आपको पहले बताया था कि ये नॉन शुगर में आता है, मतलब आप पॉलीसेक्राइड्स को खाएंगे तो आपको डायरेक्ट स्वीट टेस्ट नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़ कि ये जो होते हैं सब के सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, मतलब ये फेलिंग्स रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट या बेनेडिक्ट्स रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है आपका जो है आपका जो होगा ये बन जाएगा पॉलीसेक्राइड्स में। तो पॉलीसेक्राइड्स का जनरल फार्मूला क्या हो गया, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, ये आपका हो गया जनरल फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं इस तरह से कि जैसे मान लीजिए आपको पहले, सबसे पहले हम आपको बताते हैं स्टार्च के बारे में। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च, तो स्टार्च की केमिस्ट्री अगर आपको जानना है तो आपको इसका हाइड्रोलिसिस करना होगा। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो स्टार्च का भी फार्मूला यही लिखेंगे, C6H10O5 होल पावर n, ये लिखेंगे, दिस इज द स्टार्च। अब इसमें हमने n-1 टाइम वाटर का लॉस किया था, तो हमको इसको n-1 टाइम वाटर देना पड़ेगा, तो प्लस n-1 वाटर इसको दे देंगे। एसिड के प्रेजेंस में मान लो हम इसको हीट करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, हम स्टार्च की यहाँ क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा n टाइम्स C6H12O6, ये मिलेगा। लेकिन हम आपको पहले बता चुके हैं कि C6H12O6 बहुत लोगों का फार्मूला होता है, तो आखिर ये C6H12O6 है क्या,
तो यह है आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोज। तो n टाइम्स अल्फ़ा डी ग्लूकोज जब ग्लाइकोसिडिक बांड से जुड़ता है तब आपका स्टार्च बनता है, तब आपका स्टार्च बनता है। तो आपका स्टार्च किस चीज़ से बना होता है? आपका स्टार्च बना होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज से, ठीक है। तो आपका स्टार्च बना होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज से। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको देखते हैं कि कैसे यहाँ पर ये होगा अल्फ़ा डी ग्लूकोज से। तो अब ये जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज है इसी से आपका स्टार्च बना होता है, लेकिन स्टार्च में दो पार्ट होता है, इसके स्ट्रक्चर में दो पार्ट होता है। एक होता है एमाइलोज, एमाइलोज, और दूसरा पार्ट होता है एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च में दो पार्ट होता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो होता है दो पार्ट होता है। दोनों पार्ट एमाइलोज हो एमाइलोपेक्टिन दोनों बने होते हैं आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोज से ही, दोनों का कॉन्स्टिट्यूएंट वही है। अल्फ़ा डी ग्लूकोज से एमाइलोज भी बना होता है और अल्फ़ा डी ग्लूकोज से ही आपका एमाइलोपेक्टिन भी बना होता है। तो दोनों का कॉन्स्टिट्यूएंट एक ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं। जैसे एमाइलोज की जो चेन बनेगी ये अनब्रांच्ड होती है, ये अनब्रांच्ड होती है, और इसकी चेन जो होती है वो ब्रांच्ड होती है, ब्रांच्ड होती है। ये अनब्रांच क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो ग्लाइकोसिडिक बांड होता है वो C1C4 ग्लाइकोसिडिक, जैसे कल आपने देखा था माल्टोज में C1C4 ग्लाइकोसिडिक बांड था। तो C1C4 ग्लाइकोसिडिक बांड में क्या होता है, एक का हेड दूसरे का टेल, हेड टेल जुड़ते हैं आपस में, तो इसलिए अनब्रांच चेन बनती है। तो इसमें अनब्रांच चेन होती है और इसमें ब्रांच चेन होती है। किसकी ब्रांच चेन होती है? इसी अल्फ़ा डी ग्लूकोज की चेन आपस में ऐसे जुड़ती चली जाती हैं, तो ये ब्रांच्ड होता है। इसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक बांड होता है, ग्लाइकोसिडिक बांड, जबकि इसमें C1C6 ग्लाइकोसिडिक बांड होता है। इसी वजह से ब्रांच बनती है, C1C6 ग्लाइकोसिडिक बांड होता है। ये टोटल स्टार्च का जितना स्टार्च है उसका लगभग 15 से 20% उसमें एमाइलोज होता है। स्टार्च में 15 से 20% एमाइलोज पार्ट होता है, और बाकी जो रिमेनिंग हैं कह सकते हो 85 से लेकर के 80% तक आपका जो है एमाइलोपेक्टिन होता है, उनका परसेंटेज हो गया। और जो एमाइलोज होता है ये आपका वाटर सॉल्युबल होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, और ये आपका वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल। इसलिए अगर आप स्टार्च को पानी में डालेंगे तो स्टार्च पूरी तरह से वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा, केवल इसका 15 to 20% वाटर सॉल्युबल हो जाएगा और बाकी अनडिजॉल्व रहेगा। तो जो अनडिजॉल्व पार्ट है वो एमाइलोपेक्टिन है, और जो डिजॉल्व हो गया वो एमाइलोज है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, तो आपको इस तरह से बता देना है कि भाई उसका कॉन्स्टिट्यूएंट अल्फा डी ग्लूकोज, इसका भी अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि स्टार्च ही अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है और ये दोनों उसके पार्ट हैं। एमाइलोज की जो चेन होती है अनब्रांच्ड होती है, एमाइलोपेक्टिन की ब्रांच्ड होती है। इसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक बांड होता है, इसमें C1C6 ग्लाइकोसिडिक बांड होता है। इसका परसेंटेज 15 से 20% होता है, इसका 85 से 80% होता है। और ये पार्ट एमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है, एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्टार्च को पानी में डालते हैं तो लगभग उसका 15-20% वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, बाकी वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा। तो ये तो हो गया आपका स्टार्च के बारे में, राइट। अब इसी तरह से अगर हम सेलुलोज लेते हैं, सेलुलोज, तो सेलुलोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो सेलुलोज का भी हम फार्मूला वही लिखेंगे, फार्मूला वही रहेगा, सेलुलोज का भी फार्मूला वही रहेगा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना कि जो पॉलीसेक्राइड्स हैं उनका अपना एक जनरल फार्मूला होता है, तो वही जनरल फार्मूला यहाँ पर भी रहेगा। सेलुलोज में क्या रहेगा, C6H10O5 दोनों तरफ बांड होल पावर n, ये आपका सेलुलोज हो गया। और जब आप इसमें n+1 टाइम वाटर ऐड करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड के प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अगेन n टाइम्स C6H12O6, ये बन जाएगा C6H12O6। तो ये C6H12O6 क्या होता है, इसमें होता है बीटा डी ग्लूकोज, सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज होता है।
और स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज होता है, तो ये आपका बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है, सेलुलोज। इसी तरह से अगर हम ग्लाइकोजन लें, ग्लाइकोजन की हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये किससे बना होता है, तो n टाइम्स C6H10O5 होल पावर n, ये आपका हो गया ग्लाइकोजन। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से रिएक्शन होगा, n+1 टाइम हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे एसिड के प्रेजेंस में, तो ये भी n टाइम्स हमको C6H12O6 देगा, और ये भी बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का। ये देखिए, तो आप कहेंगे कि ग्लाइकोजन और स्टार्च में कोई अंतर नहीं है, अंतर है। स्टार्च आपका व्हीट में, राइस में, पोटैटो में मिलता है, और ग्लाइकोजन हमारे लीवर में मिलता है। जो हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू ग्लाइकोजन बन के लीवर में स्टोर हो जाता है, और इसको जो हार्मोन मतलब स्पीडअप करता है उसको हम लोग इंसुलिन कहते हैं। तो इंसुलिन का काम क्या है कि जो ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के अंदर, तो वहाँ पर हमको जो है 36 ATP एनर्जी मिलती है एक ग्लूकोज मालिक्यूल से। लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में गया है खाना खाने के साथ, उसका क्या करता है, तो उसको जो है जो हमारे पैंक्रियास से इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है, वो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के लीवर में स्टोर कर देता है। और जब हमको कभी इमरजेंसी में ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है तो वही ग्लाइकोजन फिर से वापस ग्लूकोज में वापस आ जाता है, यही ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में वापस आ जाता है, और उसको दूसरा हार्मोन ग्लूकागॉन वो उसको स्पीड अप करता है। तो इस तरह से ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में, लीवर में स्टोर रहता है, जबकि स्टार्च हमारा जो होता है प्लांट मटेरियल, जैसे आपका पोटैटो है, व्हीट है, राइस है, उसमें ये सब मिलता है एज ए स्टोर्ड फूड के रूप में। तो इस तरह से जो है हमने आपको बताया कि पॉलीसेक्राइड जो होते हैं किस प्रकार के मोनोसेक्राइड से बने होते हैं और उनका क्या यहाँ पर यूज है, और स्टार्च में जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन है उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये आपको दोनों में बेसिक डिफरेंस है, और इसके नोट्स में, इसका जो नोट मैंने दिया है उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसको सारा पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद इसमें अगला टॉपिक आता है आपका, एक है बचा हुआ, वो है म्यूटा रोटेशन। ये मैंने आपको उस समय बोला था, बताया था कि जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो म्यूटा रोटेशन करते हैं। तो म्यूटा रोटेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो आपने ग्लूकोज लिया C6H12O6, मान लो आपने अल्फा डी ग्लूकोज लिया, अल्फा डी ग्लूकोज, और इसका स्पेसिफिक रोटेशन सपोज करो +110 डिग्री है, मान लो 110 डिग्री है। अब इसका हम वाटर में एक्वस सोल्यूशन बना के रख दें, ग्लूकोज का एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर में डिजॉल्व करके रख दें, तो हम देखेंगे कि लगभग आफ्टर हाफ एन आवर ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है चेंज हो रहा है, ये कम हो रहा है। मान लो एक घट करके लगभग आ गया +92.5 डिग्री, इतना घट गया लगभग, और लगभग 4.5 आवर बाद, लगभग 4.5 घंटे बाद ये घट करके आपका स्पेसिफिक रोटेशन पहुंच गया मान लो +52.5 डिग्री या +55.2 डिग्री, ऐसा कुछ आ गया। और उसके बाद टाइम के साथ इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, अब ये यहाँ पर आकर के स्टेबल हो गया। तो ये जो स्पेसिफिक रोटेशन में हमने बदलाव देखा कि हमने अल्फा डी ग्लूकोज को क्या किया, वाटर में सॉल्युबल करके रख दिया, लगभग आधे घंटे बाद देख रहे हैं उसका स्पेसिफिक रोटेशन ये चेंज हो गया, लगभग 4.5 घंटे बाद फिर देख रहे हैं तो ये हो गया, उसके बाद फिर देख रहे हैं तब कोई चेंज नहीं आ रहा, इसी पर ये कांस्टेंट हो गया, मान लो इसी पर आपका ये फिक्स हो गया, अब ये कांस्टेंट हो गया, अभी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो स्पेसिफिक रोटेशन में टाइम के साथ बदलाव होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मोनोसेक्राइड में, इसी को हम लोग म्यूटा रोटेशन कहते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि ऐसा हुआ क्यों, ये क्यों बदलाव हुआ? क्योंकि मान लो आपका जो अल्फा डी ग्लूकोज था, जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज, ये टाइम के साथ कन्वर्ट होता है बीटा डी ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट होता है?
बीटा डी ग्लूकोज में, लेकिन ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, तो ये बैक भी होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ये स्लो होता जाता है, ये इधर आता जाता है, ये और स्लो हो गया, ये और इधर आ गया, और लास्ट में जाके एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज का कन्वर्जन बीटा डी ग्लूकोज में हुआ और फाइनली जा करके एक इक्विलिब्रियम बन गया। जब इक्विलिब्रियम बन जाता है तब जा करके ये कांस्टेंट हो जाता है। जब तक ये अल्फा डी ग्लूकोज वाटर में अपने आप स्पॉन्टेनियसली बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, अल्फा डी ग्लूकोज अपने आप धीरे धीरे बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तब तक इसमें जो है स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है आपका चलता रहता है, आपका स्पेसिफिक रोटेशन चलता रहता है। जैसे जैसे समय बीतता है ये जो है यहाँ पर ये अपना कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज जो है बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर देखना आपने कि अल्फा डी ग्लूकोज धीरे धीरे बीटा डी ग्लूकोज में, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ता जाता है, और फाइनली जा करके अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा तब आकर के आपका ये रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगा, और इसी स्टेज पर जो हमारा यहाँ पर आया, ये जो चेंज हुआ, दिस इज द रीजन बिहाइंड चेंज कि वाई स्पेसिफिक रोटेशन चेंजेस विद द टाइम। तो उसका रीजन है कि अल्फा डी ग्लूकोज इज कन्वर्टेड स्लोली इनटू बीटा डी ग्लूकोज अनटिल अनलेस एन इक्विलिब्रियम इज स्टैब्लिश। तो इस इक्विलिब्रियम पर जब स्टैब्लिश हो जाता है तो इनका फॉरवर्ड स्पीड और बैकवर्ड स्पीड इक्वल हो जाती है, तब आकर के यहाँ पे जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो कांस्टेंट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो इसी चेंज को हम लोग जो है म्यूटा रोटेशन कहते हैं। समझ गए? तो ये था आपका जो म्यूटा रोटेशन होता है। इसके बाद इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 5 सेकंड के लिए रुक जाता हूं। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिए? ठीक है। अब चलो इसके आगे हम चलते हैं। अगला है हमारा, नेक्स्ट है अब आपका, ये आपका पॉलीसेक्राइड भी कंप्लीट हो गया। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड सब आपको बता दिया गया, इसकी प्रॉपर्टीज बता दी गई, स्ट्रक्चर बता दिया गया, किससे बना होता है ये बता दिया गया। अब आपको इस स्टार्च के बारे में या सेलुलोज के बारे में या ग्लाइकोजन के बारे में, इसको आपको थोड़ा इसका एप्लीकेशन हमारी बॉडी में क्या कैसे होता है, क्या यूज़ होता है, इसको आपको पढ़ लेना है। जो क्लास नोट दिया गया है उसमें लिखा है कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ हम सभी लोग जानते हैं कि स्टार्च जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है, जो कि मेनली पोटैटो, राइस, व्हीट मतलब आटा उसमें पाया जाता है। और ये जो होता है एक तरह से स्टार्च के रूप में, ये एक ग्लूकोज जो होता है स्टोर्ड फूड के रूप में रहता है। और भी तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यूज ऑफ या एप्लीकेशन कह लो या यूज कह लो, यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपको इसको जो है नोट से आपको इसको पढ़ लेना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का यूज, स्टार्च का यूज़ क्या करते हैं। स्टार्च हम लोग जानते हैं एज ए कह सकते हो कि प्लांट मटेरियल में, प्लांट के फूड आइटम्स में, जैसे व्हीट हुआ, राइस हुआ या पोटैटो हुआ, उसमें स्टोर्ड फूड के रूप में रहता है। क्योंकि हमारी बॉडी को अल्फा डी ग्लूकोज चाहिए तो हमको वहाँ से मिल जाता है। जब हम उसको खाते हैं तो हमारे ब्लड में जा कर के वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। मतलब जब उसका डाइजेशन होता है स्टार्च का, तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन। डाइजेशन का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन। तो जैसे यहाँ पे आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो स्टार्च का, तो आपको अल्फा डी ग्लूकोज मिल रहा है, वैसे हमारी बॉडी में भी जा करके इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, जैसे आपका स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या होता है? माइलेज। तो माइलेज के प्रेजेंस में उसकी हाइड्रोलिसिस होती है और स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और वही ग्लूकोज जो होता है हमारे ब्लड में जाता है, और ब्लड से जा करके फिर वो अपना सेल में जाता है। सेल से जो है तमाम जो ऑक्सीडेशन हो करके हमको एनर्जी मिलती है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और जा करके हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। तो आपको स्टार्च का यूज बता देना है, यूज ऑफ स्टार्च।
इसी तरह से सेकंड, यूज ऑफ सेलुलोज। यूज ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का यूज तुम लोग जानते हो। सेलुलोज आपका जो सेल वाल होता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल, वो आपका सेलुलोज का बनाता है। पूरा प्लांट किंगडम ही सेलुलोज पर बेस्ड है। पूरा प्लांट जो होता है वो सेलुलोज पर ही बेस्ड है। प्लांट की पूरी बॉडी कह सकते हो, मतलब सेलुलोज एक तरह से कह सकते हो वुड है, लकड़ी जो होती है वो सेलुलोज ही है। तो पूरा प्लांट किंगडम आपका सेलुलोज पर बेस्ड है। तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा कि सेलुलोज का क्या क्या यूज होता है। तीसरा हमने आपको बताया ग्लाइकोजन के बारे में। तो ग्लाइकोजन को हम लोग जो है एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टार्च की तरह ही लगभग होता है। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का ही बना होता है। स्टार्च की तरह ग्लाइकोजन भी अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है, लेकिन इसमें स्टार्च से ज़्यादा ब्रांचिंग होती है। स्टार्च में तुमने देखा था कि जो एमाइलोपेक्टिन वाला पार्ट था 80 से 85%, उसमें आपकी ब्रांच चेन होती है। इसमें उससे भी ज़्यादा ब्रांच चेन होती है। इसमें भी आपका जो है, आपने देखा था कि इसमें दो तरह का लिंकेज था, C1 C4 लिंकेज था एक, और दूसरा C1 C6 लिंकेज था। सेलुलोज में केवल C1 C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और यहाँ पर भी आपका C1 C4 और C1 C6 होता है, जिसकी वजह से उसमें ब्रांचिंग होती है। और इसकी तुलना में, स्टार्च की तुलना में ग्लाइकोजन में ज़्यादा ब्रांचिंग होती है। तो ग्लाइकोजन आपका हमारे लीवर में पाया जाता है, जो कि हमारे ब्लड का या हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के स्टोर हो जाता है। उसी को हम लोग जो है यहाँ पर ग्लाइकोजन कहते हैं, लीवर में पाया जाता है। तो इसके यूजेस के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर जैसे आप सेलुलोज है या वुड है, तो आप फर्नीचर इंडस्ट्री है, फर्नीचर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, ब्रेवरीज, लीकर इंडस्ट्री है, कह सकते हो लीकर इंडस्ट्री, ब्रेवरीज जो बनते हैं वो सब इंडस्ट्री है। तो इन सब इंडस्ट्रीज में आपका कार्बोहाइड्रेट अलग अलग यूज होता है। फर्नीचर जानते हो वुड है, वुड क्या है? सेलुलोज है। पेपर भी जो होता है सेलुलोज से बना होता है। लीकर्स बहुत सारे सेलुलोज से बनते हैं। ब्रेवरीज भी बहुत सारे आपके कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। तो इन सब का यूज एंड एप्लीकेशन आपको क्लास नोट से पढ़ लेना है, वहाँ पर आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा जो हमको टोटल कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना था। इज इट क्लियर? इसके बाद अब हम लोग चलते हैं इसके इस बायोमॉलिक्यूल चैप्टर के नए टॉपिक पर, और वो टॉपिक है आपका प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को पहला क्वेश्चन उठता है कि प्रोटीन को हम प्रोटीन क्यों कहते हैं। प्रोटीन जो होता है आपका, एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से आया है। प्रोटीन जो है आपका ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से आया है। प्रोटियोस, प्रोटियोस का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्रोटीन जो होता है हमारे बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कैसे कह सकते हो कि प्रोटीन हमारी बॉडी, मतलब प्रोटीन नाम का मतलब ही है मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोटीन वर्ड जो है आपका ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से आया है। प्रोटियोस का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रोटीन होता है। क्यों होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तब समझेंगे जब हम इसका बायोलॉजिकल फंक्शन देखेंगे कि इसका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, मतलब हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है। तो जैसे पहला, प्रोटीन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फॉर द ग्रोथ डेवलपमेंट, फॉर द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज। जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, उनके ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयरिंग के लिए हमको जो है प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ये पहला हो गया। दूसरा, जितने एंजाइम्स हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। और बिना एंजाइम के हमारी बॉडी में डाइजेशन या जो दूसरे प्रोसेस हैं वो बहुत ही स्लो होंगे, क्योंकि एंजाइम को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का मतलब आप समझते हैं कि जो रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, जो रिएक्शन को बूस्ट करे। तो सारे एंजाइम्स आपके प्रोटीन हैं, और वो जो है
बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करते हैं। अगर आप ऐसे सोचो कि अगर आप एक आलू, मान लो एक मीडियम साइज का, आपने एक आलू खा लिया और आपकी बॉडी में जो एमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, सपोज करो नहीं है, तो एक आलू को डाइजेस्ट करने में आपको लगभग 50 साल लग जाएंगे। मतलब उसमें जो स्टार्च है उसको अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में लगभग 50 साल लग जाएंगे। और एमाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में यही प्रोसेस आपका विद इन फ्यू मिनट्स हो जाता है, विद इन फ्यू मिनट्स हो जाता है। तो सोचो कि एंजाइम्स का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है, और वो एंजाइम्स सारे के सारे प्रोटीन होते हैं। तीसरा जो हेरिडिटरी कैरेक्टर है, हेरिडिटरी कैरेक्टर, हेरिडिटरी कैरेक्टर मतलब जीन, जो आपका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो आपके प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मतलब फादर मदर से अपने चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र होती है। तो जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए। तो ये जो डीएनए एंड आरएनए है जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो डीएनए आरएनए क्या है? ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। अगला जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर का काम करता है, ट्रांसपोर्टर का मतलब ऑक्सीजन को ये लंग से सेल तक ले जाता है हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के। तो ये हीमोग्लोबिन क्या है? ये भी प्रोटीन है। अब सोचो कि अगर ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो आपकी बॉडी में फूड का डाइजेशन, फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो उससे क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन भी जो होता है आपका वो एक प्रोटीन होता है। एक और है प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है? ये भी एक प्रोटीन है। इसका काम है ये आपका स्टॉप द ब्लीडिंग, ये ब्लीडिंग को रोक देता है। जैसे कैसी ब्लीडिंग? एक्सटर्नल ब्लीडिंग। जैसे आपका एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रहा है, मान लो कहीं कट लग गया, चोट लग गई, खून बह रहा है, तो प्रोथ्रोम्बिन आकर के उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये आपका एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जहाँ पे चोट लगी है, और आपका खून 1-1.5-2 मिनट के अंदर बंद हो जाता है। तो वो काम है प्रोथ्रोम्बिन का। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। तो सोच रहे हो, सोचो यहाँ पे क्या है? ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन चाहिए। एंजाइम्स प्रोटीन से बना होता है। डीएनए आरएनए जिससे हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो भी प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है लंग से लेकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट सेल्स में सब जगह, वो हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन एक तरह से कह सकते हो कि कहीं कट लग गया, चोट लग गया, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है, तो प्रोथ्रोम्बिन जा करके उसको रोक देता है। रोक देता है मतलब उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जिससे कि ब्लीडिंग थोड़ी देर में 1-1.5-2 मिनट के अंदर रुक जाती है। तो उसके पीछे जो है प्रोथ्रोम्बिन जिम्मेदार है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर मैंने तुमको एक ग्लिम्स दिखाया। अभी इसके बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शन हैं, प्रोटीन के बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शन हैं, लेकिन मैंने आपको एक इसका ग्लिम्स दिखाया कि इससे समझ जाओ कि प्रोटीन का हमारी बॉडी में क्या यूज है या प्रोटीन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये समझ लो इसको, चाहे बायोलॉजिकल फंक्शन समझ लो, चाहे समझ लो इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। आप इसको ऐसे समझ लो, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या है या उसका बायोलॉजिकल फंक्शन है। तो ये तो बात हो गई प्रोटीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अब हम चलते हैं इसकी केमिस्ट्री पर कि प्रोटीन दरअसल होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, ये किससे बना होता है। तो प्रोटीन का एक नाम और है, इसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड्स भी कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो एसिड्स इसको कहते हैं। तो प्रोटीन का एक नाम और है पॉलीपेप्टाइड, अल्फा एमिनो एसिड्स। तो प्रोटीन दरअसल ऐसे कह सकते हो कि इट इज द पॉलीमर ऑफ, बायोलॉजिकल पॉलीमर बेटर वर्ड है, इट इज द बायोलॉजिकल पॉलीमर ऑफ, इट इज बायोलॉजिकल पॉलीमर ऑफ
अल्फा एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो एसिड्स, ये है आपका प्रोटीन की डिफिनीशन। ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो। तो प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन बना होता है अल्फा एमिनो एसिड से। अल्फा एमिनो एसिड की जब लार्ज नंबर में अल्फा एमिनो एसिड डिफरेंट टाइप के जुड़ते हैं तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है, या प्रोटीन की चेन बनती है, या प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। तो प्रोटीन भी एक प्रकार का पॉलीमर है। जैसे आपने देखा था स्टार्च जो है पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है, सेलोज क्या है? पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब उससे वो बना है, वो उसके मोनोमर है। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज वो क्या है? मोनोमर है। तो प्रोटीन का मोनोमर कौन है? अल्फा एमिनो एसिड। और जब यही मोनोमर लार्ज नंबर में जुड़ते हैं तो पॉलीमर बनता है, जिसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं या पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो पेप्टाइड कहने के पीछे रीजन ये है क्योंकि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है लार्ज नंबर में। जैसे कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसी तरह से प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो उस पर हम लोग अभी आते हैं। तो पहले हम लोग जिससे बना होता है मोनोमर ऑफ प्रोटीन कह लो, मोनोमर ऑफ प्रोटीन। तो मोनोमर ऑफ प्रोटीन क्या है? अल्फा एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो एसिड्स ये होता है हमारा। अब इस अल्फा एमिनो एसिड को कैसे हम डिफाइन करें? अल्फा एमिनो एसिड मतलब इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक आपका एमाइन है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जैसे मान लो कार्बन है और यहाँ पे हम लगा दें COH, तो जिस कार्बन पर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसको कौन सा कार्बन कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं ना। तो ये आपका अल्फा कार्बन हो गया और ये COH हो गया, क्योंकि जिस कार्बन पर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ये आपका अल्फा हो गया। अब इसी पर हम एक एमिनो लगा दें NH2, तो ये हो गया अल्फा एमिनो एसिड। अब बच गए दो बांड, तो एक बांड S से लगा देते हैं और एक बांड R कर देते हैं जो चेंजेबल होगा। R जो होता है आपका ये चेंजेबल होगा, मतलब यहाँ पे अलग अलग ग्रुप आएंगे। बाकी इतना पार्ट आपका कांस्टेंट रहेगा। यही है अल्फा एमिनो एसिड का बेसिक फार्मूला या कह दो जनरल फार्मूला। समझ में आया? तो ये हो गया आपका अल्फा एमिनो एसिड। एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ H रहेगा। तो मतलब हम चाहें तो इसको कंडेंस करके और कैसे लिख सकते हैं? NH2CHRCOH ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इज योर अल्फा एमिनो एसिड। ये हो गया, ये भी अल्फा एमिनो एसिड। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। तो R को आप चेंज करते जाओ तो आपको अलग अलग टाइप के अल्फा एमिनो एसिड्स बनते जाएंगे। जैसे R की जगह हम ले लें, R की जगह हम H ले लें, H यहाँ H ले लें, तो H यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कंडेंस होकर क्या बन जाएगा? NH2CH2COH ये बन जाएगा E। और ये आपका सिंपलेस्ट अल्फा एमिनो एसिड है, क्योंकि आप R को आपने ले लिया H, तो H से छोटा तो कुछ होता नहीं। तो ये आपका सिंपलेस्ट अल्फा एमिनो एसिड है। इसका नाम है ग्लाइसिन, इसका नाम है ग्लाइसिन। और जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो सिंगल लेटर से G या फर्स्ट 3 लेटर से GLY, ऐसे ये इसका सिंबल हो जाता है GLY मतलब ग्लाइसिन। समझ गए? और इस ग्लाइसिन की एक खास बात ये भी है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। याद करो कार्बोहाइड्रेट में भी एक था जो ट्रायोज का कीटो ट्रायोज था 1,3-डाइहाइड्रोक्सीप्रोपेनोन। एक तरफ था ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल्डो ट्रायोज में ग्लिसरॉल्डिहाइड, और कीटो ट्रायोज में कौन था? 1,3-डाइहाइड्रोक्सीप्रोपेनोन। उसमें भी कायरल कार्बन नहीं था और वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव था। उसके बाद जितने मोनोसेक्राइड थे, एल्डो वाले में जितना कायरल कार्बन होता है कीटो वाले में एक कम हो जाता है। जैसे ग्लूकोज में 4 कायरल होता है, फ्रक्टोज में 3 हो जाता है। राइबोज में 3 कायरल होता है तो राइबोलोज में 2 हो जाता है। एरिथ्रोज में 2 होता है तो एरिथ्रोलोज में 1 हो जाता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड में 1 होता है तो डाइहाइड्रोक्सीप्रोपेनोन में 0 हो जाता है। तो वह भी ऑप्टिकली इनएक्टिव था। तो यहाँ पर भी आपका एक ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। रीजन क्योंकि इसमें भी नो कायरल कार्बन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ऐसे अल्फा एमिनो एसिड का नाम बताओ जिसमें कायरल कार्बन नहीं पाया जाता
या आपसे पूछ सकता है कि एक ऐसे अल्फा अमीनो एसिड का नाम बताओ जो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो है ग्लाइसिन। अब चलो R की जगह पे हम CH3 ले लेते हैं, मिथाइल ले लेते हैं, तो यहाँ मिथाइल रख दो, तो बन जाएगा आपका NH2 CH CH3 COH, ये बन गया। इसको कहते हैं एलेनिन, एलेनिन कहते हैं। तो इसको भी हम या तो फर्स्ट लेटर ए से या ALA से ए डिनोट कर देते हैं, एलेनिन। तो ग्लाइसिन क्या हो गया, जब आप R की जगह H लेते हैं, R की जगह हम CH3 ले लें तो बन जाएगा एलेनिन, ये दूसरा अल्फा अमीनो एसिड हो गया। ऐसे हम R की जगह पे बेंजाइल ले लें, टॉलिल जिसको कहते हो, CH2 टॉलिल, बेंजाइल ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर आप R की जगह पे लग लें, तो यहाँ मतलब एक एच कम कर दो और एक बेंजीन रिंग लगा दो, NH2CH, यहाँ पर एक एच कम करो CH3 में से, NH2 तो CH2 और ये बेंजीन रिंग बन गया ए और COH। तो इन दोनों में क्या अंतर है, इसमें CH3 है, इसमें CH3 का एक एच कम करके फिनाइल लगा दिया, मतलब ये ओवरऑल बेंजाइल बन गया। तो ये है आपका एलेनिन, इसमें एक एच कम करके फिनाइल लगा दिया गया, तो इसका नाम है फिनाइल एलेनिन, इसको कहते हैं फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन। इसको भी आप P से या PHE से डिनोट कर सकते हैं, लाइक दिस। इसी तरह से आप जो है करते चले जाइए, R को चेंज करते चले जाइए, R की जगह पे ग्रुप लाते जाइए और आपको अलग अलग टाइप के अल्फा अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। समझ में आया सबको, अलग अलग टाइप के आपको अल्फा अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। अब ये हमारी बॉडी में जितने टाइप्स के अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, उन सबको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। हमारी बॉडी में टोटल 20 टाइप्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड मिलता है। टोटल 20 टाइप्स के अल्फा अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में मिलते हैं, 20 टाइप्स के, इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी, या हम कह दें इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी in human body there are total 20 types of alpha amino acids are found। तो इस तरह से, और वो अल्फा अमीनो एसिड में क्या चेंज होएगा, सबका R अलग अलग आएगा, एक में RH है तो ग्लाइसिन, एक में RCH3 है तो एलेनिन, ये आ गया तो फिनाइल एलेनिन। ऐसे आप वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ऐसे आप करते चले जाइए। तो 20 टाइप्स के अल्फा अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, और उन सारे 20 टाइप्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक होता है नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स, और दूसरा होता है हमारा एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड्स, ये होता है नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल, ये हमको कहलाता है दो तरह के। अब क्वेश्चन उठता है कि इसका क्या मतलब हुआ, नॉन एसेंशियल और एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स, इन दोनों का क्या मतलब होता है। तो इनका मतलब बहुत ही क्लियर है। इनका मतलब ये होता है कि जो नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स है उनको आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बॉडी जो होती है उसको खुद बना लेती है, ऑटो सिंथेसाइज्ड होता है। सो नो नीड टू टेक फ्रॉम आउटसाइड इन आवर डाइट। तो जो हमारा नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड होता है, नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स, वो आपका क्या होता है, इट इज ऑटो सिंथेसाइज्ड, it is auto synthesized in our body, in our body, hence no need to take in diet from outside, बॉडी खुद बना लेती है इसको। तो ये कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है, 10 जो है आपके
नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड हैं 10। ये आपका नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड टोटल 10 है और एसेंशियल भी टोटल 10 होते हैं और दोनों मिला के 20 होते हैं। दोनों मिला के 20 होते हैं। तो हमारे पास जो है नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड भी 10 होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड भी 10 होता है। तो जो नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड हैं 10, उनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं थी। इनका कम से कम आपको 2-3 एग्जाम्पल, जैसे एलेनिन हो गया, ग्लाइसिन भी होता है, ऐसे आप, और फिनाइल एलेनिन भी शायद होता है। तो आप इनका कम से कम 2-3 एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछता है एग्जाम में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल अमीनो एसिड, या कभी कभी दे देता है, कुछ एग्जाम्पल दे देगा जो कॉमन एग्जाम्पल हैं और कहेगा कि इसमें बताओ कौन एसेंशियल है कौन नॉन एसेंशियल। तो आप 20 में से जितना आप याद रख सकते हैं, मतलब 10 एसेंशियल में से आपको 2, 4, 5, 6 याद हो जाए, एसेंशियल में से भी आपको 2, 4, 5, 6 याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन देगा कि कई सारे अल्फा अमीनो एसिड को एक ग्रुप में बंच में दे देगा और कहेगा कि इनको क्लासिफाई करो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में, तो अगर तुमको याद है कि फला 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 एसेंशियल होते हैं, फला 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 नॉन एसेंशियल होते हैं, तो आप उनको आराम से कैटेगराइज कर सकते हैं। क्लास नोट में लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी स्टार बना दिया गया है एसेंशियल या नॉन एसेंशियल पर, तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि अच्छा ये वाले एसेंशियल हैं, ये वाले नॉन एसेंशियल हैं। तो आप 2-4 दोनों का याद रखिए। अब आप नॉन एसेंशियल समझ गए, तो अब आप एसेंशियल, इसका जस्ट उल्टा होगा, एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड्स। तो एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड्स कौन होंगे? ये भी टोटल संख्या में 10 हैं और इनको दे आर नॉट autosynthesized in our body, hence they are needed, या they are required to take from outside, या हम कह दें और in our diet, हमें अपने डाइट में इसको लेना पड़ेगा। तो इसमें भी आपको कम से कम 3 का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। 3 एग्जाम्पल कम से कम दोनों का आप याद रखिए। 3 एग्जाम्पल क्लास नोट में लिखा है, बुक में भी लिखा है, उनको आप 3 तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, क्योंकि वो जो है बहुत ज़रूरी है। कारण कि मैंने बताया ना कि आपको ऐसे बंच में खूब सारा दे देगा अल्फा अमीनो एसिड और कहेगा इनको क्लासीफाई करो कि इसमें से एसेंशियल कौन है और कौन नॉन एसेंशियल है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तो हमने क्या क्या यहाँ सीखा कि अल्फा अमीनो एसिड होता क्या है, कैसे उसमें अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड बनते हैं। फिर अल्फा अमीनो एसिड प्रोटीन का मोनोमर है, जितने प्रोटीन हैं सब इन्हीं 20 तरह के अल्फा अमीनो एसिड से बनते हैं। याद रखो हमारी बॉडी में लाखों तरह के प्रोटीन हैं, लाखों तरह के, और उस सारे लाखों तरह के प्रोटीन इसी 20 अल्फा अमीनो एसिड के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे इंग्लिश लिटरेचर में टोटल 26 लेटर है और कितने लाखों इंग्लिश के वर्ड्स हैं। CAT कैट, COT कट, COT कॉट, अब देख रहे हो, CAT कैट बिल्ली, COT कट काटना, COT कॉट चारपाई। क्या हो रहा है, कुछ चीजें बदल रही हैं और उस शब्द बदल गए, उनका मीनिंग बदल गया, उनका यूज बदल गया, उनका एप्लीकेशन बदल गया। वैसे ही जैसे 26 लेटर से लाखों इंग्लिश के वर्ड्स बने हैं, उसी तरह से इन 20 अल्फा अमीनो एसिड से हमारी बॉडी में लाखों तरह के प्रोटीन बनते हैं। तो ये सारे प्रोटीन उन्हीं से बनते हैं। तो कैसे बनते हैं वो आगे हम लोग देखेंगे, किस तरह से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाएंगे। लेकिन ध्यान रखो कि हमारी बॉडी में जो लाखों तरह के प्रोटीन हैं, जिनका सबका अलग अलग काम है, उस सब के सब इसी 20 टाइप्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड से बने होते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमने बता दिया आपको कि अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है। अब थोड़ा सा आपको अल्फा अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, क्योंकि यही मेन है। सारे प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड से बने हैं। तो अल्फा अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला क्या होता है
कैसे अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड बन जाते हैं आर को चेंज करने पर, कितने टाइप का होता है, टोटल कितना होता है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, क्योंकि यही अल्फा अमीनो एसिड प्रोटीन का मोनोमर है, सारे प्रोटीन इन्हीं से बनते हैं। तो अब इसका है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। तो अल्फा अमीनो एसिड की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पहला फर्स्ट है एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर होता है इसका, एम्फोटेरिक नेचर। दूसरा ज्यूटर आयन बनाता है, ज्यूटर आयन क्या होता है आगे बताएंगे। और तीसरा इसकी अपनी एक पर्टिकुलर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये 3 प्रॉपर्टीज पे हमें बात करनी है, एम्फोटेरिक नेचर, ज्यूटर आयन, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो एम्फोटेरिक नेचर का क्या मतलब हुआ? एम्फोटेरिक जिसके अंदर बोथ एसिड और बेस दोनों का कैरेक्टर हो, बोथ कैरेक्टर्स मतलब आपका जो अल्फा अमीनो एसिड होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मतलब उसके अंदर एसिड और बेस दोनों के कैरेक्टर होते हैं। तो उस चीज को हमको यहाँ पे जानना है कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे कि इसमें दोनों का कैरेक्टर मौजूद है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको प्रूव करके दिखा देते हैं कैसे इसके अंदर दोनों का कैरेक्टर मौजूद है। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है अभी आप समझ जाएंगे। तो हमने क्या किया कि ले लिया एक अल्फा अमीनो एसिड, राइट, अल्फा अमीनो एसिड। ध्यान दो, हम पहला प्रूव करने जा रहे हैं फर्स्ट एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। हमने लिया NH2CHR, आर ही ले रहे हैं जनरल फार्मूला, COH। ये हमारा एक अल्फा एमिनो एसिड है। हम इस अल्फा एमिनो एसिड को हम ऐसा करते हैं, एक एसिड में डाल देते हैं, इसमें एसिड डाल देते हैं जिसका pH मान लो 1 है, pH 1 है। हमने इसमें एसिड ऐड कर दिया, एसिड ऐड किया। तो जैसे ही आप इसमें एसिड ऐड करेंगे, इसका जो बेस है, हम लोग अभी पढ़े हैं पिछले चैप्टर, एमाइंस बेस होते हैं और ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमाइन बेस है। ये बेस एसिड साइट है, ये बेस साइट है। बेस क्या होता है? H+ एक्सेप्टर। एसिड क्या होता है? H+ लूजर। तो जब आप इसको एसिड में डालेंगे तो एसिड का काम क्या है? H+ लूज करना। तो ये जब अपना H+ लूज करेगा, ये अपना H+ लूज करेगा, तो उस H+ को ये पार्ट ले लेगा, एमाइन पार्ट, क्योंकि ये बेसिक साइट है, ये इसका बेस साइट है और ये इसका एसिड साइट है। तो बेस H+ एक्सेप्टर होता है। तो जब आपने इसको एसिड में डाला, एसिड ने अपना H+ दिया तो इसका बेस ले लिया, H+ जब ले लिया तो क्या बन गया? NH3+, ऐसे क्वाटनरी अमोनियम साल्ट की तरह, CHR COH, और ये बन गया क्या? साल्ट। कैसा साल्ट? क्वाटनरी अमोनियम साल्ट टाइप का बन गया। यहाँ पे देख रहे हो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब नाइट्रोजन इज सराउंडेड बाई 4 बॉन्ड, और नाइट्रोजन अगर आपका 4 बॉन्ड से सराउंडेड है तो साल्ट बन गया। और इस साल्ट कैसा है? कैटाइनिक है, कैटाइनिक साल्ट बन गया, कैटाइनिक। तो अब तुमने जब इसको एसिड में डाला तो इसने H+ एक्सेप्ट कर लिया, मतलब इससे क्या प्रूव हुआ? इससे प्रूव हुआ बेसिक कैरेक्टर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। इससे ये प्रूव हुआ, क्योंकि जब आपने इस एमिनो एसिड को एसिड में डाला तो एसिड ने H+ दिया, इसने बेस होने के नाते H+ ले लिया और एक कैटायन बन गया। तो इससे प्रूव हो गया कि ये बेसिक कैरेक्टर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड को प्रूव कर रहा है। अब हम इसको बेस में एक डालते हैं, बेस में एडेड बेस, इसमें बेस एक ऐड करते हैं, बेस जिसका मान लो pH 14 है, बेस स्ट्रॉन्ग बेस pH 14 है। तो जब आप इसको बेस में डालेंगे तो इसका एसिड वाला पार्ट एक्टिव हो जाएगा। तो एसिड का काम क्या है? H+ लूज करना, H+ लूज करके इस बेस को दे देगा। तो जब इसमें से H+ निकलेगा, अब देखो दोनों अलग अलग समझो, अभी इसको समझ लिए ये बना,
अब यहाँ फिर आओ, अब यहीं से स्टार्ट करो। इसने अपना H+ लूज किया क्योंकि एसिड पार्ट है, तो क्या बन जाएगा, NH2 तो रहेगा ही, वही सेम चीज CHR और COO-, ये बन गया। दिस इज ऑल्सो ए साल्ट, ये भी एक साल्ट बन गया। और साल्ट एक ऐसा साल्ट है, इसमें नेट चार्ज निगेटिव है, तो एक ऐसा साल्ट है एनाइनिक। अब आपको समझ में कुछ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? मतलब एसिड में ये बेस की तरह बिहेव करता है, मतलब H+ एक्सेप्टर बन जाता है, ये वाला पार्ट। और बेस में एसिड की तरह बिहेव करता है, H+ लूजर हो जाता है, ये वाला पार्ट। इसको लूज करके ये साल्ट बनाया, इसको गेन करके ये साल्ट बनाया। मतलब जब आपने अमीनो एसिड को एसिड में डाला तो भी साल्ट बना, तो भी साल्ट बना। जब आपने अल्फा अमीनो एसिड को अल्फा अमीनो एसिड में एसिड डाला तो भी साल्ट बना। मतलब एसिड में बेस की तरह बिहेव किया और बेस एसिड मिलकर साल्ट बना लिए। और जब आपने इसको बेस में डाला तो भी ये साल्ट बना। मतलब बेस में इसने एसिड की तरह बिहेव किया और ये साल्ट बना लिया। क्योंकि साल्ट कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट साल्ट। तो साल्ट दोनों जगह बना, एसिड में भी साल्ट बना, बेस में भी साल्ट बना। इसका मतलब बेस में एसिड की तरह बिहेव करके साल्ट बनाया और एसिड में बेस की तरह बिहेव करके साल्ट बनाया। इसका मतलब इसके अंदर दोनों कैरेक्टर मौजूद है। और इस साल्ट का बनना, एनायनिक साल्ट का बनना, ये इसके एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड को बता रहा है। और यहाँ पे टाइटैनिक साल्ट का बनना बेसिक कैरेक्टर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड को बता रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि जो है हमारा अल्फा एमिनो एसिड बेस में एसिड की तरह बिहेव करता है और एसिड में बेस की तरह बिहेव करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। ये था। तो हमने पहला प्रॉपर्टी प्रूव कर दिया, अल्फा एमिनो एसिड का पहला प्रॉपर्टी एम्फोटेरिक नेचर। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, डिस्कस द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, या हाउ कैन यू से दैट अल्फा एमिनो एसिड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आप इस तरह से एक एक्टिविटी के थ्रू कि भाई देखो हमने इसको एसिड में ऐड किया तो एसिड ने H+ दिया, इसने ले लिया, मतलब बेस की तरह बिहेव किया। और जब हमने इसको बेस में ऐड किया तो ये एसिड की तरह बिहेव किया, H+ लूज किया, जिसको ये ले लिया, और दोनों केस में साल्ट बना। तो एसिड में भी साल्ट बना मतलब ये बेस है, बेस में भी साल्ट बना मतलब ये एसिड है। तो इस तरह से आप इसको बता देंगे और लास्ट में लिख देंगे कि दिस एक्टिविटी या दीज रिएक्शंस आर प्रूविंग दैट कि अल्फा एमिनो एसिड हैज एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब इट हैज बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर एट ए टाइम। तो यहां पर आपने देखा, ये मैंने प्रूव कर दिया। अब कल का जो लाइव सेशन होगा उसमें मैं इसके बाकी जो हैं ज्यूटर आयन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इन सब पे बात करूंगा। इन सब पे 60 नोट आता है कि व्हाट इज ज्यूटर आयन, व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें आपको हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पे आपको इसको समझाएंगे। तो अब ये प्रोटीन आपका स्टार्ट हो गया है, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसके बाद हमको इसमें थोड़ा प्रिपरेशन पढ़ना है प्रोटीन का, फिर स्ट्रक्चर आप प्रोटीन पढ़ना है, उसके बाद डीनेचरेशन आप प्रोटीन पढ़ना है। तो प्रोटीन पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग इसके लास्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, DNA एंड RNA पे। ओके, ठीक है, समझ में आ गया सबको। अगर आपको इसमें कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप क्वेश्चन जो है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वहाँ पे मैं उसको कोशिश करूँगा बता दूँ। नहीं तो आप जो है उसको बाद में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ये बन गया, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी प्रोटीन के बारे में। ओके, तो चलो ठीक है, बाकी चीज़ें जो इसके बाकी प्रॉपर्टीज हैं कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।